एपिसोड 4 सोलो लेवलिंग। जिन्वू की रैंक चेक होनी थी। यस, नई रैंक पता चलेगी तो सीधा फटाफट उसमें आगे बढ़ते हैं। लेकिन कोई नए बंदे हैं तो उनके लिए बता दूं बेसिकली हम क्या कर रहे हैं। सीजन 1 तक जहां तक एनीमे ने स्टोरी कवर की है हम उसके बाद की स्टोरी को देख रहे हैं और अंत तक देखेंगे कैसे एंड हुआ। तो इसका ये एपिसोड 4 है। पुराने 3 आ चुके हैं। प्लेलिस्ट भी बना दी मैंने, डिस्क्रिप्शन में सब लिंक मिल जाएंगी। चलो, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन्वू के डैड को पप्पा, जो कि 10 साल पहले अचानक से पता नहीं कैसे गायब हो गया था, लेकिन अब ये यूएसए में मिला है, अमेरिका में प्रकट हो गया है कैसे भी। उससे बात करने के लिए डोंगसू आता है क्योंकि उसी को कोरियन आती है। बस अमेरिका में कोई बोलता ही नहीं है। जैसे ही डोंगसू को पता चलता है सामने वाला व्यक्ति के 2 बच्चे हैं, जिनमें से कि एक संग जिन्वू है, उसका खून खोल जाता है, अंदर की ब्लड लस्ट जाग जाती है क्योंकि उसको मारने गया होता है एक बार वो, लेकिन नहीं मिलता जिन्वू उसको। तो संग एलवान जिन्वू का पापा उससे पूछता है कि क्या दिक्कत है तुम्हें मेरे लौंडे से। दोनों में गर्मा गर्मी हो जाती है और देखते ही देखते घमासान युद्ध मच जाता है। भाई लड़ाई हो जाती है दोनों के बीच, जिसमें कि अंत में डोंगसू पेल दिया जाता है और जिन्वू अपना एक अलग डंजियन में लगा हुआ होता है, जिसको कंप्लीट करके उसको होली वाटर ऑफ लाइफ की रेसिपी मिलती है, जिसका एक इंग्रेडिएंट अभी बचा है। तो वही इंग्रेडिएंट लेके उसको वही डंजियन में फिर से जाना होगा, लेकिन तैयारी के साथ। पर वहां पर पहले वो जाता है अपनी रैंक को रिवैल्यूएट करवाने के लिए। अब आगे जैसे ही जिन्वू अपनी रैंक रिवैल्यूएट करवाने के लिए वहां पे पहुंचता है तो वहां पर और भी कई सारे लोग आए हुए होते हैं जिनको अपनी रैंक जाननी है। और बंदों के साथ साथ वहां पर स्काउट्स भी तुम्हें देखने मिलेंगे। स्काउट्स बेसिकली अपनी अपनी एक गिल्ड जैसे कई सारी यहाँ पे बनी हुई है, टीम्स बनी हुई है, वहां के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको कि ये लोग अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। जैसे इनकी रैंक पता चलती है, लोग तुरंत खड़े पे शामिल कर लेते हैं, आ जाओ बेटा। हंटर के बीच में ये लोग डील कर लेते, पैसे ऐसे ना बांट लेते, ये इतने देंगे इतने ये वो। और क्योंकि इनकी गिल्ड मोस्टली छोटी होती है तो हंटर खुद इनमें नहीं जाते ज्वाइन होने के लिए, इनको खुद आना पड़ता है हंटर के पास। इसलिए खूब सारे लोग ऐसे तुम्हें देखने मिलेंगे जो कि ज्वाइन करवा रहे हैं। तो और भी कई सारी यहाँ पे चीजें हैं, लेकिन हम सीधा आगे बढ़ते हैं जहाँ पर जिन्वू का नंबर आता है रैंक चेक करने के लिए। तो वहां पर वो स्टोन वाला सीन जहाँ पर रैंक चेक होती है और वहां पर एक लेडी होती है जो कि जिन्वू को गाइड कर रही होती है कि तुम्हें क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो जैसे जिन्वू उस मशीन पे अपने हाथ रखता है रैंक चेक करने के लिए, भाई साहब मशीन में एरर आ जाता है। तो वो लेडी वहां पे जो चेक कर रही थी वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वहां की वो प्रॉपरली वहां काम नहीं करती। जो वहां पे काम करता है वो बाथरूम में, उसकी जगह पे थोड़ी देर के लिए ये लेडी आई थी जिसका कि फ्यूज उड़ गया कि भाई साहब ये क्या हो गया। को समझ नहीं आता तो वो दूसरे किसी और बंदे को लाती है कि भैया देखो एरर आ गया। अब एरर क्यों आया, रैंक क्यों नहीं चेक हो रही इस बंदे की। तो वो दूसरा बंदा जो लेके आती है उसकी भी आंखें फट जाती है कि एरर। और वो सीधा बोलता है कि भाई यहाँ का जो मेन काम करने वाला जल्दी फटाफट उसको वॉशरूम से लेके आओ, ये समय वॉशरूम में रहने का नहीं है, ये काफी सीरियस मैटर है। और सरप्राइजिंगली वो बंदा यहाँ पे बताता है कि ये कोई एरर नहीं है। एरर का मतलब है कि सामने जो बंदा रैंक चेक कर रहे हैं हाथ रखा हुआ है वो इमेजरेबल है, मतलब उसमें इतनी ज्यादा पावर है कि मेजर नहीं कर सकती मशीन। और आगे वो खुद बोल ही देता है कि यहाँ जो सामने बंदा है वो ऑब्वियसली एक एस रैंक है। यस, अपना जिन्वू। फिर बाहर कहीं का सीन आता है जहाँ पर जिनचुल एक किसी एस रैंक से उस रेड गेट वाले कांड के बारे में बात कर रहा होता है नॉर्मली। और फिर आगे वो लोग उस एंट की बॉडी जो मिलती है शोर के किनारे उसके बारे में बात करने लगते हैं। पर वहीं वहां पे जो एस रैंक हंटर है उसको सेंस हो जाता है कि बिल्डिंग बी में काफी हल्ला मच रहा है, किसी हंटर की रैंक सुन के बावड़े हो चुके हैं लोग। तो फिर जिनचुल और वो एस रैंक हंटर भी उसी बिल्डिंग पे जाते हैं जहाँ पर जिन्वू है। अब वापस अपने जिन्वू की तरफ आया, जैसे कि मशीन ने एरर बोल दिया है तो वहां पर काम करने वाला बंदा बोलता है कि सर मुझे 3 दिन दीजिए, मैं अपने हायर अप से बात करके कुछ अच्छी मशीन और प्रिसाइज मशीन लेके आता हूँ जो कि आपकी रैंक को नाप लेगी अच्छे से। अभी हमें 3 दिन का टाइम दीजिए प्लीज। और ऑफ कोर्स वहां पर नॉर्मल लोग भी थे। ये सब सुन के उनकी तो फट गई, भाई इतना पावरफुल बंदा कि उसकी रैंक तक नहीं नाप पा रही, भाई मशीन एरर आ गया, ये वो, भाई भाग दौड़ मच गई। और इतना ही में वहां पर एस रैंक और जिनचुल भी आ जाते हैं तो उन लोगों की और फट जाती है। भाई साहब एस रैंक। एंड यस, उस एस रैंक का नाम यहाँ पे पता चलता है चोई चोई जोंग इन। इसको एनीमे में तुम देख चुके हो, शुरू में देखा होगा पहले दूसरे एपिसोड में। और उसको देख के नॉर्मल बंदों की फटी फटाई और फट गई। चोई चोई जोंग इन जो बंदा एस रैंक सामने खड़ा है उसकी भी खुद की गिल्ड है जिसका नाम है हंटर्स। और ये भाई साहब चोई चोई जी उसके गिल्ड मास्टर है, लीडर बोल लो। मतलब अब तुम यहाँ का सीन समझ गए होगे। कई सारे बंदे अपनी अपनी ऐसी गिल्ड्स बना लेते हैं और रेड्स में पार्टिसिपेट करते हैं, डंजियन में जाते हैं अपनी टीम बना के और उस तरीके से प्रॉफिट वगैरह कमाते हैं, बिजनेस वगैरह चलाते हैं अपना। चोई चोई जी को देखने के बाद भी हमारे जिन्वू का रिएक्शन नॉर्मल ही रहता है, पर वो इतना जानता है चोई चोई के बारे में कि ये बंदा इतना पावरफुल है कि सिर्फ अपने एक छोटे से अटैक से पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह कर सकता है। उसका फायर मैजिक काफी पावरफुल है। चोई चोई जिन्वू से बोलता है कि 3 दिन रुकने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कंफर्म बताया कि तुम एक एस रैंक हो। नो डाउट, मैं दी हंटर्स गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ जो कि करेंटली बेस्ट गिल्ड है कोरिया की। क्या तुम उसमें ज्वाइन होना चाहोगे? बात भी खत्म नहीं हो पाती, ये शब्द पूरे खत्म भी नहीं कर पाता, जिन्वू वहां से मना करके निकल जाता है।
क्या बंदा है। और जिन्वू के दिमाग में कुछ अपनी मन में अलग बातें चल रही होती हैं, लाइक उसको अपने होली वाटर ऑफ लाइफ की मेडिसिन बनाना है, इंग्रेडिएंट लाना है, वहां पे कैसे लड़ेगा, अपनी मॉम को बचाना है, ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। तो वो सामने वाले एस रैंक की बात को ध्यान से सुनता तक नहीं है। और इस चीज को देखकर चोई चोई जी गुस्सा नहीं होते और खुश हो जाता है कि बोलता है वाह, जितना सोचा था उससे ज्यादा बढ़िया है ये बंदा। और तभी वहां पर दौड़ा दौड़ा भाई साहब बेक यॉन हू भी आ जाता है, व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर। और वो वहां पर इसलिए है क्योंकि उसको लगा कि चोई चोई ने जिन्वू को अपनी टीम में तो नहीं ले लिया। अगर जिन्वू चोई चोई की टीम में चला गया तो चोई चोई के पास 3-3 एस रैंक हो जाएंगे, एक वो खुद है और एक और है, और जिन्वू भी हो जाता। पर अपने जिन्वू तो वहां पर पहले से ही प्रस्थान कर चुके हैं। तो चोई चोई फिर बेक्योनू से बोलता है कि ये जिन्वू वही बंदा है ना जो कि तुम्हारे रेड डंजियन वाले इंसिडेंट में अंदर घुस गया था और सबको बचाया था। और आगे कहता है बेक, वो बंदा देखो, उसका एटीट्यूड देख के मुझे इतना तो पता चल गया कि आसानी से तो तुम उसको अपनी गिल्ड में नहीं ले पाओगे। और ऐसी नॉर्मल बातें करके वो लोग चले जाते हैं। फिर जिन्वू अपनी मॉम को विजिट करने हॉस्पिटल आता है और उनकी डिजीज के बारे में कुछ बोलता है कि ये डिसीज उनको जब से हुई है जब से गेट्स वगैरह मॉन्स्टर वगैरह अस्तित्व में आए हैं। और नॉर्मली फुल बोलता है मॉम आई विल सेव यू, बिलीव, और बाहर निकलने लगता है। एंड बाहर उसकी मुलाकात होती है थोड़ा सा बाहर गेट के, जिनचुल मिलता है। जिनचुल कहता है कि मैं मॉनिटरिंग डिवीजन से हूँ, मेरा काम मॉन्स्टर से लड़ना नहीं है, जो लॉ ब्रेकिंग हंटर्स हैं उनसे डील करना है, उनको पनिश करना है जो नियम को तोड़े। और कहता है कि मैं तुमको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। जिन्वू उसके साथ जाता है एंड फिर वो मिलता है हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गन ही से, या फिर गुन ही पढ़ेंगे इसको। उससे मिलते साथ जिन्वू नोटिस करता है कि सामने वाले व्यक्ति थोड़ा बूढ़ा जरूर है लेकिन उसके पास एक स्पेशल ऑरा है एंड हाँ, सामने वाला भी एस रैंक है। तो दोनों बैठ के फिर बात चालू करते हैं जिसमें कि सबसे पहले हमारे चेयरमैन साहब जिन्वू को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम एस रैंक हो। और आगे कहता है कि जिन्वू, तुम्हारी कोई भी मशीन तुम्हारी पावर नहीं नाप सकती। जो 3 दिन बाद तुम्हारा री एग्जामिनेशन होगा, रीएवल्यूशन होगा, जो नई मशीन वो लोग बुलवा रहे हैं वो सब फालतू है, मीनिंगलेस है, और ये बेसिकली टाइम निकालने का जरिया है, कुछ नहीं है। और बेसिकली एक तरीके की ट्रिक है जो कि इन्हीं लोगों ने बनाई है, चेयरमैन साइड के लोगों ने, जिससे अगर किसी की रैंक एस रैंक होने वाली है तो वो पता ना चले डायरेक्टली। अगर पता चल जाएगी तो हल्ला मच जाएगा, गिल्ड वाले भाई साहब रोड पे आ जाएंगे कि हमारी गिल्ड में आ जाओ, ये ले लो, जायदाद ले लो भाई। तो इस ट्रिक की मदद से जैसे कि एरर आ जाता है तो किसी को पता नहीं चलती रैंक, पर इन लोगों को पता है कि हाँ ये एस रैंक है, तो ये लोग पहले जाके उस हंटर से मिल लेते हैं और जो भी इनको डील वील करनी है पहले वो कर लेते हैं। फिर बाद में 3-4 दिन बाद असली जब रिजल्ट आता है तो बाकी गिल्ड वाले मिलते हैं जब तक काम हो चुका होता है। और कहता है कि वैसे तो मेरी कोई एंटरप्राइज नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो तुमको बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं दे सकता, पर जिन्वू मैं तुम्हें एक नए रास्ते में चलने में जरूर हेल्प कर सकता हूँ। जिन्वू कहता है कैसा रास्ता? तो फिर चेयरमैन कहता है कि ये कंट्री गवर्नमेंट द्वारा नहीं चलाई जा रही, इस कंट्री को चला रहे हैं हंटर्स, और इन हंटर्स के ऊपर जो है वो है हंटर एसोसिएशन, यानी कि हम। तो हम जिन्वू तुम्हें अपने साथ लेंगे और तुम्हें कंधे से कंधा मिलाकर अपने साथ रखेंगे। तो जिन्वू पूछता है कि मुझे ही क्यों ये पोजीशन ऑफर कर रहे हो? तो फिर वो चेयरमैन एक्सप्लेन करता है कि टॉप 5 गिल्ड हैं अभी हमारे पास, जिसमें व्हाइट टाइगर गिल्ड है, हंटर्स गिल्ड है और 3 और हैं। तो अगर इनमें से किसी में भी तुम जाते हो तो पूरी कंट्री में केओस छा जाएगा, तबाही मच जाएगी, क्योंकि नॉर्मली अभी भी टॉप 5 जो गिल्ड्स हैं वो इतनी पावरफुल हो चुकी हैं कि नॉर्मल गवर्नमेंट्स और यहाँ का जो सिस्टम है वो इतना पावरफुल नहीं है कि इन हंटर्स को चेक में रख सके कि ये क्या कर रहे हैं, कि चीजों को कंट्रोल कर सके। नहीं कर सकते, क्योंकि हंटर्स की टीम काफी ज्यादा पावरफुल है। ये टॉप 5 गिल्ड का जो बताया वो तो और ही ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम इनमें जाओगे तो इनकी पावर और बढ़ जाएगी, फिर तो भाई साहब अनस्टॉपेबल हो जाएंगी, अपने दम पे कंट्री चलाने लगेंगी, ये वो कुछ भी करेंगी। तो इसलिए हमारा हंटर एसोसिएशन होना जरूरी है। और मतलब तुम समझ गए होगे, जो चेयरमैन है उसका जो हंटर एसोसिएशन है उसका काम यही है कि हंटर्स को चेक में रखना, कोई उल्टा सीधा काम ना करें। तो उसका एसोसिएशन थोड़ा पावरफुल होना चाहिए, जिससे कि जो दूसरी गिल्ड्स हैं उनको थोड़ा पनिश कर पाए, उनको थोड़ा सा दम दे पाए। लेकिन अगर दूसरी गिल्ड इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और हंटर एसोसिएशन उतना हो ही नहीं पाता तो फिर क्या ही वो लोग चेक में रखेंगे दूसरे हंटर्स को। इसलिए वहां पर जिन्वू को बोल रहा है कि वो हमारे पास आ जाओ, जिससे हम साथ में काम करेंगे और रक्षा करेंगे अपने देश की। और आगे चेयरमैन बोलता है कि सिर्फ जो मॉन्स्टर्स हैं वो बस मॉन्स्टर्स नहीं है, आज का टाइम ऐसा है जो हंटर्स हैं, जो मॉन्स्टर को मारते हैं, वो खुद भी एक मॉन्स्टर है। एंड हाँ, चेयरमैन भाई ने काफी डीप बात बोल दी। तो फिर ये सब सुन के जिन्वू ऑफकोर्स थोड़ा सोच विचार करता है कि क्या किया जाए। ऐसा ऑफर रोज रोज तो मिलता नहीं है। चेयरमैन खुद आ रहा है, भाई साहब आ जाओ हमारे साथ, और सामने चेयरमैन है, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के उसके साथ काम करोगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो, जो चाहे, मतलब तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, क्योंकि सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारी भी करेंगे। और बेसिकली यहाँ पे चेयरमैन जैसे कि बुढ़ा हो चुका है तो अपना सक्सेसर ढूंढ रहा है कि हंटर एसोसिएशन और देश की जो कोई रक्षा कर चुके हैं ऐसा बंदा वो ढूंढ रहा है। पर थोड़ा सोच विचार करने के बाद जिन्वू अपना जवाब देता है आई एम सॉरी में। जिन्वू कहता है कि मुझे लड़ना है, आई वॉन्ट टू फाइट। वो अपने मन ही मन में पहले फैसला कर लेता है कि अगर मैं इनके साथ
काम करता हूँ तो मुझे लड़ने नहीं मिलेगा, जिससे कि मेरा लेवल अप नहीं हो पाएगा और मेरे जो गोल्स वगैरह हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। चेयरमैन को एक जवाब देता है जिसमें वो बोलता है कि मेरी असली जगह डंजियंस के अंदर है, मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए है, मैं लड़ने के लिए ही बना हुआ हूँ। तो वो चेयरमैन भी फिर समझ जाता है कि हाँ ये बंदा थोड़ा अलग जा रहा है, तो वो बोलता है कि ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर टाइम। एंड फिर जिन्वू भी वहां से निकल जाता है और बाहर के गेट पर जहां से वो निकल रहा होता है वहां जिनचोल खड़ा होता है। वो जिन्वू से एक सवाल पूछता है कि उस डबल डंजियन वाले कांड में जो कि एपिसोड 1 में और 2 में हुआ था सीजन 1 के, वो जिन्वू से पूछता है कि उन सारे बड़े बड़े जो इतने बड़े मॉन्स्टर्स है उनको भी तुमने मारा ना? तो जिन्वू कहता है नहीं नहीं मैंने नहीं मारा। और ये सुन के जिनचोल थोड़ा और शॉक हो जाता है क्योंकि वो भी जानना चाह रहा है कि उस डबल डंजियन वाले कांड में हुआ क्या था। अब ये तो हमें भी नहीं पता, इतना तो पता है कि जिन्वू ने कुछ नहीं किया, बेचारे की खुद की हालत मरी हुई हो गई थी, कहीं से कुछ तो हुआ है। फिर चेयरमैन जिन्वू के जाने के बाद जिनचोल से बातें करता है कि बोलता है कि देखो मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ, कितना बड़ा हो गया हूँ, इतने एडवांस हीलिंग मैजिक आ चुके हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन मैं अपनी एज को नहीं घटा पाया, रिकवर नहीं कर पाया खुद को। अगर मैंने कुछ नहीं किया जल्दी से तो ये टॉप 5 गिल्ड्स हैं वो धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ा लेंगे और पूरा कंट्रोल अपने ऊपर ले लेंगे, जिससे देश खतरे में आ सकता है। और अभी के टाइम पे कंट्री की जो टोटल मिलिट्री है उसके लगभग बराबर इन टॉप 5 गिल्ड्स की पावर हो चुकी है और धीरे धीरे और बढ़ा लेंगे ये लोग। और थोड़ी बहुत ऐसी वो अपनी चिंता जताता है एंड दोनों थोड़ी डिसाइड करके फिर दोनों ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं, जिनचोल और चेयरमैन। और फिर वहां पे हम सीधा फ्लैशबैक देखते हैं। उसके बाद ये फ्लैशबैक होता है एक फाइट का जिसमें कि संग एलवान जिन्वू का पापा डोंगसू को पेल रहा होता है। संग एलवान एक अच्छा थपोड़ा सा देता है भन्न से एंड तभी उसकी आंख खुल जाती है डोंगसू की हॉस्पिटल में। एंड डोंगसू की हालत क्या करी गई है ये तुम अब देख सकते हो। उससे मिलने ब्यूरो ऑफ हंटर्स का डिप्टी डायरेक्टर आता है। वो ये बताने के लिए आता है कि उसको एक वीडियो मिली है कि संग एलवान वहां जैसे तबाही मच गई थी, उस तबाही से लोगों को बचा रहा था। और ये वीडियो को दिखा के वो डोंगसू से बोलता है कि ये संग एलवान तो अच्छा बंदा है, तुम तो बोल रहे थे मॉन्स्टर है, ये मॉन्स्टर कैसे हुआ, ये तो सही बंदा है, ये एक अच्छा इंसान है। डोंगसू बोलता है नहीं वो एक मॉन्स्टर ही है, ऐसे डंजियन से 10 साल बाद अचानक से प्रकट होकर इंसान नहीं आ सकते, वो मॉन्स्टर ही है। और आगे वो डिप्टी डायरेक्टर बोलता है कि अगर ठीक हो जाओ जल्दी ठीक होके सीधा ब्यूरो ऑफ हंटर्स में मिलना, पेपर वर्क करना है कुछ, और हम उस संग एलवान को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि भाग चुका है तुम्हें पेलने के बाद, वैसे लगता तो नहीं है मिलेगा, ये वो बोलता है। फिर डिप्टी डायरेक्टर चला जाता है एंड डोंगसू को फिर धमकी याद आती है जो कि संग एलवान जिन्वू का पापा देके जाता है उसको, जो कि ये होती है। संग एलवान बोल के जाता है कि आगे से कोरिया में कदम भी मत रख लेना, ये तुम्हारी खुद की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा, इवन आफ्टर योर डेथ यू वॉन्ट बी एबल टू क्लोज योर आईज। और डोंगसू ऑफ कोर्स गुस्से में रहता है, वो बदला चाहता है लेकिन खुद पिला रखा हुआ है, क्या बदला लेगा। पर गुस्सा तो उसको भी आ रही होती है, तो वो भी बोलता है कि, तो सीधा डोंगसू फिर गुस्से में चिल्ला के बोलता है कि संग एलवान मुझे पता है संग एलवान तुम कहाँ पे गए हो, बस ठीक हो जाऊं मैं, ठीक होने के बाद मैं तुम्हें फाड़ दूंगा। तो भाई साहब की लाठी टूट गई लेकिन बल नहीं गया, कि मतलब ये भी अच्छा इंटरेस्टिंग सेटअप छोड़ा है, आगे हमें इसका कुछ तो मिलेगा देखने। लेकिन अभी हमें आगे ऑक्शन देखने मिलता है, हंटर ऑक्शन, जो कि एक ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट है कई सारे इक्विपमेंट्स को बेचने और खरीदने के लिए, जो कि बंदों ने रेट्स के द्वारा ऑब्टेन किया है। मतलब एक तरीके का ये यहाँ पे OLX है जिसमें बंदे सामान बेच देते हैं जो कि उन्होंने रेट्स से कमाया है, रेट्स में उनको मिला है, अपने फायदे के लिए बेच देते हैं, या फिर जिनको खरीदना वो खरीद भी लेते हैं। और कई सारा सामान मिलता है, लाइक वेपन्स वगैरह हो गए, आर्मर्स वगैरह हो गए, जो जो तुम्हें चाहिए सब मिलेगा। और जैसे कि किसी हंटर के द्वारा यूज किया वो सामान होता है, क्योंकि पुराना बेच रहे, नया तो बेच नहीं रहे, तो वहां पर अगर वो सामान C रैंक हंटर या फिर उससे ऊपर वाले हंटर्स के द्वारा यूज किया गया है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है, वो और महंगा जाता है। एंड यस, इसी वेबसाइट पे बैठकर अपना जिन्वू शॉपिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसको इसी डंजियन में अभी वापस जाना है जहां से वो आ चुका है। वहां पर जैसे हमने देखा था काफी तबाही मची थी, आग वाग लगी रखी है, मतलब माहौल काफी खराब है, तो उस हिसाब के ये इक्विपमेंट्स ढूंढ रहा है जिन्वू, लाइक आर्मर वगैरह जो फायर से बचा ले या फिर जो लड़ाई में उसकी मदद करे, वो सामान देख रहा है। पर दिक्कत यहाँ पे ये है, वहां पर इतनी महंगी चीजें हैं, जो उसको चीजें चाहिए वो इतनी महंगी है कि उसके बजट से बाहर जा रही है, जिन्वू के बजट से बाहर जा रही है, तो मतलब सही में महंगी है। तो जैसे कि उसको एक ऑर्ब मिला था गोल गोल मैजिक पावर को इंक्रीज करने वाला, वो सोचता है कि मैं इसको बेच देता हूँ, इसके बदले जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपना सामान ले लूंगा जरूरत का, जो कि सही चीज है। पर एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, बेचने के लिए उसको बताना होगा कि ये उसको कहाँ से मिली। तो नॉर्मली अब बोल तो सकता नहीं कि भाई मेरे पास सिस्टम का एक्सेस है, मेरे को पता नहीं अलग अलग डंजियंस की चाबी मिलती है, कुछ तो मेरे में शक्ति है, वहां पे मैं घुसा था, वहां पे मिल गई, असली में मैं एक एस रैंक हूँ, बहुत पावरफुल हूँ, तुम लोग बच्चे हो, ये तो बोलेगा नहीं। दुनिया के सामने तो E रैंक है तो वो नहीं बोल सकता कुछ भी उल्टा सीधा। पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर उसके हंटर रिकॉर्ड में ये लिखा हुआ आ जाए कि जिन्वू ने A रैंक डंजियन में काम किया है, A रैंक, कि हाँ मैं A रैंक डंजियन में गया था तो मुझे वहां पे ये मिल गया गोल गोल, अब बेच लो। पर इसमें थोड़ा सा चैलेंज है कि एक E रैंक हंटर को कौन ही A रैंक डंजियन में ले जाना चाहेगा है। पर भाई साहब पता नहीं उसकी किस्मत चल जाती है, उसको एक ऐसी टीम मिल भी जाती है जो कि E रैंक उसको ले लेती है A रैंक डंजियन में ले जाने के लिए। ऐसा क्यों ले लिया उसका जवाब आगे मिलेगा। आगे उस चेयरमैन के पास हम फिर से आते हैं, उसका सीन आता है
है वो भाई साहब जिन्वू का रिकॉर्ड मंगाता है। तो उसको फिर जिन्वू के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि पहले कितना फिसड्डी था जिन्वू, वीकेस्ट ऑफ वीकेस्ट हंटर था, बार बार पिटता रहता था, लेकिन अपनी मॉम के इलाज के लिए, पैसे के लिए, अपनी सिस्टर को पालने के लिए, सही करने के लिए, फैमिली के लिए भाई साहब बेचारा लगा रहता था। और चेयरमैन को ये भी पता चलता है कि रिसेंटली उसने एक और रेड टीम ज्वाइन कर ली है, जो कि अटैक फोर्स नहीं है, वो एक माइनिंग की टीम है, जो कि अभी वो ज्वाइन करने का सोच रहा था ए रैंक। और कहता है कि इस बंदे को समझना बहुत मुश्किल है, क्या करे, बेचारे की मजबूरी है, कुछ भी करना पड़ेगा उसको। एंड फिर हमारा जिन्वू पहुंच जाता है उस माइनिंग वाली लोकेशन पे, माइनिंग वाले कपड़े पहन के। अब वो माइनर क्यों बना हुआ है, अब ये एक्सप्लेन किया जाता है कि जो हाई रैंक डंजियन होती है, ए रैंक, एस रैंक, वो काफी बड़ी होती है, काफी डीप, इसलिए उसका काम कई टीमों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो सबसे पहले अटैक फोर्स होती है, जो कि मॉन्स्टर पे हमला करती है, मारती पेलती है उनको, वो मेन अटैक फोर्स है। फिर दूसरी टीम होती है माइनिंग टीम, जो कि वहां पे ओर्स हैं, वहां पर जो वैल्यूएबल आइटम्स हैं उनको माइन करती है। फिर तीसरी एक कलेक्शन टीम होती है, जो कि मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज, कॉर्प्सेस को कलेक्ट करती है। तो ये जो माइनिंग और कलेक्शन टीम है वो जब अंदर घुसती है जब डंजियन के सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो गए हो, बॉस को छोड़कर, क्योंकि अगर बॉस को भी मार दिया तो डंजियन का गेट तो बंद हो जाएगा, इसलिए बॉस को बस छोड़ देते हैं, सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं अटैक फोर्स। फिर माइनिंग एंड कलेक्टिंग टीम आती है अपना काम करने के लिए। एंड माइनिंग वगैरह यहाँ पे नॉर्मल ट्रेडिशनल वेपन्स की मदद से होती है, क्योंकि मॉडर्न मशीन है, इलेक्ट्रिकल चीजें डंजियन के अंदर काम नहीं करती। देन जिन्वू उस हाई रैंक डंजियन को देख के काफी एक्साइटेड होता है, क्योंकि पहली बार जाएगा ना वो ऐसी हाई रैंक डंजियन में, और फ्यूचर में तो फिर जाना ही जाना है। पर वो लोग माइनिंग वाली टीम जिन्वू की थोड़ी देर वेट करती है, क्योंकि अटैक फोर्स अंदर बिग गेम बजा रही होती है मॉन्स्टर का। जो अटैक फोर्स अंदर गई है ए रैंक में, वो है भाई साहब चोई जोंग इन, जो हमें बंदा देखा था, उसकी टीम हंटर्स। काफी खतरनाक तरीके से मॉन्स्टर का खात्मा करती है, काफी पावरफुल अटैक्स का यूज करके। एंड मॉन्स्टर को खत्म करके चोई जोंग इन की टीम डंजियन के गेट से बाहर आती है। एंड जैसे ही चोई बाहर आता है गेट से, तो जिन्वू उसको देखकर अपना मुंह ऐसा नीचे कर लेता है, छुपा लेता है, नहीं तो जिन्वू कैसे एक्सप्लेन करेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ। और इस चोई के साथ हमें एक गर्ल भी देखने मिलती है, जो कि वाइस मास्टर है उसकी टीम की, और वो गर्ल भी एक एस रैंक हंटर है, जिसका नाम है चा हाई इन, जो कि भाई साहब वाह व्हाट अ ब्यूटी, मुझे भी इनकी टीम में जाना है, मैं नहीं जानता। एंड उस चा हाई इन को पता नहीं चेयरमैन का प्रेजेंस महसूस होता है कि चेयरमैन यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन एकदम से फिर वो चला जाता है प्रेजेंस। अब क्या ये जिन्वू की वजह से, क्योंकि जिन्वू उनसे मिल के आया है, पता नहीं। अब आगे जैसे कि जिन्वू उस डंजियन के अंदर जाएगा तो उसमें क्या होगा, क्या क्या सरप्राइजेस इंतजार कर रहे हैं, और डंजियन के बॉस से कौन लड़ेगा, क्या जिन्वू? और ये तो सेकेंडरी है, मेन चीज तो भाई उसको मॉम को बचाना है। तो वहाँ वो सब भी कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड से। ये वाला पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करो यार नहीं किया तो। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय।